अस्सलाम वालेकुम लिसनर, वेलकम टू माय चैनल खौफनाक एंड फिक्शन नॉवेल्स बाय नादिया। आई होप कि आप खैरियत से होंगे और खुश होंगे। लिसनर्स, आज मैं शारिक की इस हौलनाक दास्तान की 7वीं किस्त आपसे शेयर कर रही हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। मैं हैरत से आरिफ की शक्ल देखने लगा, क्योंकि हमारे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं थी। मेरे नज़दीक अभी तक आरिफ ने कोई काम भी नहीं दिखाया था, इसलिए वो अदायगी कहाँ से करेगा। लेकिन इस वक्त मेरी हैरत की इंतहा नहीं रही जब दुकानदार के बिल देने पर आरिफ ने अंदरूनी जेब से एक काला किस्म का पर्स निकाला और इससे चंद पाउंड निकाल कर दुकानदार के सामने डाल दिए। दुकानदार ने कपड़ों की रकम काट कर बकिया रकम वापस कर दी और हम बंडल बगल में दबाकर दुकान से निकल आए। बटुआ कहाँ से आया? मैंने लोगों से अलग होते ही आरिफ से पूछा। मैं अर्ज़ कर चुका हूँ भाईजान, मेरे नेक दुनिया के हर हिस्से में फैले हुए हैं। आइए किसी मुनासिब जगह चलकर हम लिबास तब्दील कर लें और हम किसी सुनसान सी जगह की तलाश में निकल पड़े। आखिर एक जगह पहुंचकर हमने लिबास तब्दील किए, पुराने लिबास वहीं छोड़ दिए और बाकी खरीदे हुए लिबास हाथ में दबाए वहाँ से आगे बढ़ाए। अभी तक हमने सिर्फ एक बाज़ार देखा था, जबकि वहाँ चारों तरफ बाज़ार ही बाज़ार थे। नया लिबास बहुत शानदार था। बहुत से लोगों ने हमें तहसीन आमेज़ नज़रों से देखा, लेकिन हम किसी तासुर से बेनियाज आगे बढ़ते रहे। फिर एक जगह से कुछ साज़ों की आवाज़ें आ रही थीं। हम इस तरफ चल पड़े। एक शामियाना लगा हुआ था जिसके नीचे रक्स हो रहा था। हम भी दूसरे तमाशाइयों की तरह वहाँ खड़े हो गए। एक तरफ 6-7 लड़कियाँ मुख्तलिफ लिबासों में बैठी हुई थीं। इनके चेहरे उदास थे, आंखों से गम झांक रहा था। एक लड़की रक्स कर रही थी, लेकिन उसकी हैसियत मुख्तलिफ ना थी। मैंने मायना खेज नज़रों से आरिफ की तरफ देखा और आरिफ सरगोशी के अंदाज में बोला, अगर मेरा ख्याल गलत नहीं है भाईजान, तो इन लड़कियों को फ़रोख्त करने के लिए यहाँ लाया गया है। मैं भी यही सोच रहा हूँ, मैंने कहा। गोया बिन फुरकान का पता यहाँ बखूबी चल सकता है। आरिफ की आंखों में चमक पैदा हो गई थी। इस वक्त रक्त ख़त्म हो गया और एक मोटे ताज़े जल्लाद नुमा आदमी ने बैठी हुई लड़कियों में से एक का हाथ पकड़कर उठाया। पहले उसने नहायत वहशियाना अंदाज में लड़की की नुमाइश की और फिर इसके बाद उसका नीलाम शुरू हो गया। ये बड़ा इबरतनाक मंजर था। हमारे दिल डूबने लगे। क्या मजलूम शाहिदा का भी यही हशर हो चुका है? मैं और आरिफ एक ही अंदाज में सोच रहे थे, क्योंकि मैंने आरिफ की आंखों में खून की चादर देखी। फिर वो जज्बात से कपकपाती हुई आवाज़ में बोला, भाईजान, अगर शाहिदा के साथ भी यही सलूक हो चुका है तो खुदा की कसम। जज्बाती मत बनो आरिफ, इन भेड़ियों से तुम और क्या तवक्के रख सकते हो? इनका काम यही है। हमें होशो हवास से काम लेकर कुछ करना होगा। तुम्हारे पास कितनी रकम है? काफ़ी है। क्यों? हम इनमें से एक आध लड़की खरीदेंगे। इनमें से हर एक शाहिदा है। अगर इनके भाई भी होंगे तो हमारी तरह इनकी तलाश में सरगर्दा होंगे। मैंने कहा। मेरी आवाज़ में रिक्कत पैदा हो गई थी। आप यहाँ रुकिए भाईजान, आरिफ ने कहा और एक तरफ खिसक गया। मैंने ख़ास तौर से इसकी तरफ तवज्जो नहीं दी, क्योंकि मैं समझ गया था कि वो क्या करने गया है। थोड़ी देर के बाद वो वापस आ गया। लड़की की बोली लग रही थी और वह निढाल सी खड़ी थी। हम दोनों खामोश खड़े रहे। जब बोली 80 पाउंड तक पहुंच गई तो इसके बाद कोई आगे न बढ़ा। नीलाम करने वाला कई मिनट तक कोशिश करता रहा और जब बोली आगे ही ना बढ़ी तो उसने हथौड़ी उठाई। वो आखिरी ज़र्ब लगाने ही जा रहा था कि आरिफ ने $85 कह दिए। तमाम लोग चौंक कर आरिफ की तरफ देखने लगे और नीलाम करने वाले की बाँछें खिल उठीं। आखिरी बोली आरिफ के नाम छूट गई और उसने कीमत अदा कर दी। फ़ौरन ही दूसरी लड़की की बोली शुरू हो गई। आरिफ के नाम छूटने वाली लड़की हमारे पास आ खड़ी हुई थी। आरिफ आहिस्ता से मेरे पास आ खड़ा हुआ और उसने नोटों की एक मोटी गड्डी मेरी जेब में डालते हुए कहा, इस बार बोली आप छुड़ाएं भाईजान। ये दूसरी लड़की मैंने 100 पाउंड में ख़रीदी और तीसरी लड़की की बोली होने लगी। इस तरह 2 लड़कियां मैंने और 2 आरिफ ने ख़रीदी। वहाँ खड़े हुए दलाल ख़ास तौर से हमारी तरफ मुतवज्जे हो गए और हमारे करीब पहुंचकर कानाफूसी करने लगे। यहाँ एक ही अड्डा नहीं है जनाब, इससे कहीं अच्छा माल आपको पेश किया जाएगा। बराह करम यहाँ से चलें। हमने 4 लड़कियाँ ख़रीदी थी। ज़ाहिर है यहाँ न जाने कितनी लड़कियाँ होंगी। किसे किसे ख़रीदेंगे और इनका इंतज़ाम कैसे करेंगे? हम तो खुद ही परेशान हाल थे। चुनाचे लड़कियों को लेकर हम यहाँ से चल पड़े। चारों लड़कियाँ हिंदुस्तानी थीं और उर्दू बोलती थीं। वो खामोश हमारे साथ चल रही थीं। इनकी आंखों में आंसू थे और चेहरे पर ज़ब्त के तूफ़ान। हम इनकी तरफ देख भी नहीं रहे थे। दलाल बदस्तूर हमारे पीछे लगे हुए थे। आखिर आरिफ ने मुझसे कहा, आप इन लोगों को लेकर चलिए भाईजान, मैं अभी आता हूँ। मैंने गर्दन हिलाई और लड़कियों के साथ होटल की तरफ चल दिया। होटल के मालिक से मैंने एक और बड़ा कमरा हासिल किया और लड़कियों को इस कमरे में भेजकर
खुद अपने कमरे में आ गया। मैं इन बदनसीबों की हालत पर गौर कर रहा था, इस कारोबार के बारे में सोच रहा था। न जाने कितना वक्त गुजर गया, फिर आरिफ आ गया। उसके हाथों में कई बंडल थे जिन्हें उसने मसेरी पर डाल दिया। उसके अंदाज से थकन नुमाया थी। इन बंडलों में क्या है? मैंने पूछा। इन लड़कियों के लिए कपड़े वगैरह हैं, आरिफ ने जवाब दिया और निढाल सा मसेरी पर गिर पड़ा। क्या बात है आरिफ? मैं आरिफ की गैर मामूली कैफियत देखकर अपनी जगह से उठकर इसके करीब पहुंच गया। आरिफ की पलकों पर आंसू लरस रहे थे। मैं इसके आंसू देखकर बेचैन हो गया और बेकरारी से इसके अहवाल दरियाफ्त करने लगा। मेरे दिल में न जाने कितने वसवसे सर उभार रहे थे। मैंने बिन फुरकान के बारे में इन दलालों से गुफ्तगू हासिल की थी भाईजान, आरिफ अफसरदा लहजे में बोला। फिर क्या हुआ? इसके माल फरोख्त करने की भी यही जगह है। ओह, तफसील बताओ आरिफ, खुदा के लिए जल्दी बताओ। 1 हफ्ता कबल वो अपनी लाई हुई लड़कियां फरोख्त करके जा चुका है। फरोख्त करके जा चुका है? पर कहाँ? इस सिलसिले में किसी को मालूम नहीं है। दलालों ने बताया कि वो माल की तलाश में चला गया होगा। इसने जिन लड़कियों को फरोख्त किया है, इनके बारे में किसी को कुछ मालूम है? इतनी मालूमात यहाँ किसी को किसी के बारे में नहीं होती। बिन फुरकान का कोई आदमी मिल सकता है? मैंने इस बारे में मालूमात हासिल की थी, लेकिन यहाँ इसका कोई आदमी नहीं है। मैंने बुझे हुए दिल से कहा। आरिफ अब बहुत जज्बाती हो रहा था। मेरे ऊपर इतनी मुश्किलात पड़ी थी कि मैं बड़े से बड़ा गम सीने से लगाने का आदी हो गया था। काफ़ी देर तक मैं गर्दन झुकाए मजलूम शाहिदा के बारे में सोचता रहा। दीवानी लड़की की ज़रा सी लग़ज़िश ने इसे कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया था। उम्मीद की आखिरी शम्मा भी गुल हो गई थी। शाहिदा फ़रोख्त हो चुकी थी। वो फ़रोख्त होकर कहाँ गई थी, इस बारे में कोई नहीं बता सकता था। अब हमारे पास इसे तलाश करने का कोई रास्ता भी नहीं था। काफ़ी देर तक हम दोनों अफसरदा बैठे रहे। फिर आरिफ ने मुझसे सवाल किया, अब क्या करेंगे भाईजान? हमारी ज़िंदगी का कोई मसरफ़ नहीं है आरिफ। जब तक खुदा की तरफ से मौत नहीं आएगी, हम मर भी नहीं सकते। क्यों ना इसका एक नस्बुल ऐन बना लें? क्या? आरिफ ने पूछा। शाहिदा की तलाश। हम इसे तलाश करते रहेंगे मरते वक्त तक। मौत आने के बाद इन झगड़ों से बेनियाज हो जाएंगे, मैंने मायूसी से कहा, लेकिन आरिफ की आंखों में शम्में जल उठीं। बिल्कुल ठीक है भाईजान, हमें एक नए अज़्म से काम करना चाहिए। यह बुर्दा फरोशों का जजीरा है। बिन फुरकान या इसका कोई साथी यहाँ ज़रूर आएगा। यहाँ के चक्कर लगाते रहेंगे। हम दूसरी जगहों से दौलत समेटेंगे और यहाँ बड़े पैमाने पर मजलूम लड़कियों को ख़रीदेंगे और आज़ाद करेंगे। मुमकिन है इनमें से किसी की दुआ हमारे काम आ जाए। ये सब हमारी शाहिदाएँ हैं भाईजान। हम इन शाहिदाओं को ज़्यादा से ज़्यादा आज़ाद कराएंगे, इस वक्त तक जब तक बिन फुरकान का पता न चल जाए। उम्दा ख्याल है आरिफ, मैंने बुझे दिल से कहा। आरिफ का दिल रखना था, वरना मेरा दिल तो इस खबर से बुझ गया था। अरे हाँ, इन लड़कियों का क्या हाल है? इनके लिबास इन्हें दे दें और इनसे गुफ्तगू करें। न जाने गरीब कहाँ कहाँ से आई हैं, आरिफ ने कहा और अपनी जगह से उठ गया। हम दोनों इस कमरे में पहुंच गए जहाँ चारों लड़कियां उदासी से सर झुकाए बैठी थीं। हमें देखकर इनकी आंखों में खौफ के तासुरात उभर आए। आरिफ ने कपड़ों के पैकेट इनकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, हम तुम्हारे लिए कपड़े लाए हैं, क्या तुम अपने भाइयों की तरफ से ये तोहफा कबूल नहीं करोगी? लड़कियों को शायद अपने कानों पर यकीन नहीं आया था। लफ्ज़ भाई इनके वहम गुमान में भी नहीं था। एक लड़की मुस्तरबाना अंदाज में खड़ी हो गई। क्या कहा? तुमने क्या कहा? खुदा के लिए दोबारा कहो। ये तोहफे तुम हमें किस हैसियत से दे रहे हो? भाइयों की हैसियत से। तुम हमारी बहनों की तरह से हो, सगी बहनों की तरह। क्या तुम्हें कोई एतराज़ है? फिर से कहो, खुदा के लिए फिर से कहो। लड़की बिलक पड़ी। उसकी हिचकियाँ बंध गईं। दूसरी लड़कियों की आंखों से भी आंसू बह रहे थे। मेरी बहन, मुझे गम है कि मेरे हमजिनसों ने तुम्हारा साथ ये बदसलूकी की। घरों की जीनत को बाजार में सस्ती अशिया की तरह ले आए। मेरा सर तुम्हारे सामने शर्म से झुका है, आरिफ ने भर्राए हुए लहजे में कहा। भैया, लड़की इससे लिपट गई। दूसरी लड़कियां भी उठकर हमारे पास और इर्द गिर्द खड़ी हो गई। इनकी आंखों में उम्मीद की मुस्कुराहटें पैदा हो गई थीं। लड़की आरिफ से लिपटी फूट फूट कर रो रही थी। मैं भी जज्बात पर काबू न रख सका और मैंने दोनों बाजू फैलाकर तीनों लड़कियों को उनमें समेट लिया। वो सब मेरे सीने से लिपटी हुई सिसक रही थीं और मैं दर्द भरे दिल से इस मासूम जिन्स के बारे में सोच रहा था। कई मिनट तक ये रिक्कत आमेज मंजर जारी रहा। फिर हमने इन्हें तसल्लियाँ देकर मसेरियों पर बिठाया। इनकी आंखों में बेशुमार सवाल रक्स कर रहे थे। मैंने इन सवालों को पढ़ा और बोला, तुम लोग बिल्कुल फिक्र मत करो,
हम तुम्हें किसी मुनासिब जगह ले चलेंगे और वहाँ से तुम्हारे घरों पर जाने का बंदोबस्त कर देंगे। क्या तुम अपने बारे में बताओगी? सबकी कहानी एक जैसी थी। सब अच्छे घरानों की लड़कियां थीं। कुछ नादानी में रास्तों से भटक गई थीं। एक हिंदू लड़की जिसका नाम बसंती था, बम्बई से ही लाई गई थी। बम्बई का नाम सुनकर मैं चौंक पड़ा। तुम्हें बम्बई से कब लाया गया? तकरीबन 1.5 माह हुआ। बम्बई से मुझे दुबई ले जाया गया और फिर वहाँ से यहाँ लाया गया। कौन लाया था? क्या तुम इसका नाम बता सकती हो? मैंने बेचैनी से पूछा। इस बुर्दा फरोश का नाम बिन फुरकान था। बिन फुरकान? मेरे जहन में धमाका हुआ। आरिफ भी उछल पड़ा। क्या तुम्हारे साथ कुछ और लड़कियां भी थीं? हाँ, 3 लड़कियां और लाई गई थीं। क्या इनमें शाहिदा नाम की कोई लड़की थी? हम दोनों का चेहरा देखो, शाहिदा हमारी शक्ल से मिलती जुलती थी। हाँ, शाहिदा इनमें मौजूद थी। उसने मुझे अपनी कहानी सुनाई थी। वो तारागढ़। अभी उसने जुमला पूरा भी नहीं किया था कि आरिफ लपक कर उसके करीब पहुंच गया। वो तारागढ़ की रहने वाली थी ना? हाँ, एक हिंदू इसे बहकाकर भगा लाया था। वो मुसलमान थी। हिंदू से उसको मोहब्बत हो गई थी। बम्बई आकर उसने कुछ दिन रखने के बाद बिन फुरकान के हाथ फरोख्त कर दिया। शाहिदा कहाँ है? बसंती, खुदा के लिए इसका पता बता दो। हम तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। आरिफ ने बसंती के दोनों शाने पकड़कर दीवाना वार झंझोड़ते हुए कहा। बसंती इसके अंदाज पर सहम गई और लरजती हुई आवाज में बोली, मुझे इसके बारे में नहीं मालूम। बिन फुरकान ने इसे नीलाम कर दिया था। कब नीलाम किया था? किसके हाथ नीलाम किया था? कौन था वो जिसने मेरी बहन को खरीदा था? आरिफ दर्द में डूबे हुए लहजे में बोला। वो तुम्हारी बहन थी? हाँ बसंती, हम इस बदनसीब को तलाश करते दर दर मारे मारे फिर रहे हैं। मैंने कहा। मैं भी इसी के साथ थी। तमाम लड़कियां नीलाम हो गईं। शाहिदा को भी एक शेख ने खरीद लिया। मैं शेख के बारे में नहीं जानती, सिर्फ मैं रह गई थी। इसलिए बिन फुरकान ने मुझे इस दूसरे बुर्दा फरोश के हाथ फरोख्त किया और यहाँ से चला गया। बिन फुरकान कहाँ गया? इस बारे में कुछ मालूम है? मैंने एक रात बिन फुरकान के आदमियों की गुफ्तगू सुनी थी। वो कह रहे थे कि इस बार वो काबुल जा रहे हैं। किसी बड़े शेख ने कुछ काबुली लड़कियों की फरमाइश की थी। बल्कि इसी वजह से बिन फुरकान ने मुझे दूसरे बुर्दा फरोश को दे दिया ताकि वो दूसरे काम के लिए रवाना हो सके। काबुल? आरिफ ने मेरी तरफ देखा। हम काबुल चलेंगे आरिफ, खा कुछ भी हो जाए। हम फौरी तौर पर काबुल चलेंगे, मैंने कहा और फिर लड़कियों से बोला, तुम लोग बेफिक्री से यहाँ रहो। हम तुम्हें किसी ऐसी जगह भेज देंगे जहाँ से तुम अपने अपने शहरों को रवाना हो सको। लड़कियों को दिलासा देने के बाद हम अपने कमरे में वापस आ गए। हमारे जहनों में हलचल मची हुई थी। इस वसी और इस इलाके में हम इस शेख को नहीं तलाश कर सकते थे, लेकिन अगर बिन फुरकान मिल जाता तो शायद शाहिदा का कुछ पता चल सकता। आरिफ मेरे ख्याल पे कुछ उलझा हुआ था। वो सोच रहा था कि काबुल तक जाने में काफ़ी वक्त सर्फ हो सकता है और इस दौरान मुमकिन है बिन फुरकान अपना काम करके वहाँ से चल पड़े। लेकिन मेरे जहन में काबुल जाने की धुन समाई हुई थी। चुनाचे में थोड़ी देर के बाद आरिफ के साथ बाहर निकल आया। हमारी कश्ती छोटी सी थी और 6 आदमी इसमें सवार होकर नहीं जा सकते थे, इसलिए दूसरी कश्ती का कोई बंदोबस्त करना था। हम कुछ लोगों से मिले। यहाँ ऐसा काम हो जाना कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि किराए के स्टीमर इन लोगों को यहाँ से इनकी मतलूबा जगहों पर छोड़ देते थे। जिनके पास अपनी कश्तियों का बंदोबस्त ना होता, एक दलाल ने कुछ रकम के एवज हमें एक ऐसी कंपनी के अड्डे पर पहुँचा दिया जो ये काम करती थी। कंपनी के मैनेजर ने बताया कि फौरी तौर पर इसका एक स्टीमर एक बड़े शहर जा रहा है, लेकिन सवारियां पूरी होने का इंतज़ार कर रहा है। हमने इससे पूछा कि अगर पूरे स्टीमर को हम अपने इस्तेमाल में रखें तो क्या खर्च होगा। वो रकम ऐसी नहीं थी कि हम ना दे सकते। चुनाचे हमने फ़ौरन एक स्टीमर इंगेज कर लिया और दूसरे दिन एक छोटा सा खूबसूरत स्टीमर हम लोगों को लेकर चल पड़ा। लड़कियों के चेहरों से खुशी फूटी पड़ रही थी, लेकिन हमारे दिल बदस्तूर रंजो गम में डूबे हुए थे। काश शायद अभी यहाँ मिल जाती। स्टीमर सफ़र करता रहा। स्टीमर का कप्तान एक खूबसूरत नौजवान अरब था। रास्ते में हम इससे काफ़ी बेतकल्लुफ़ हो गए। अरब ने हमसे पूछा कि हमारी मंजिल कौन सी है। इन लड़कियों को हिंदुस्तान भेजना है और हम अफ़गानिस्तान जाना चाहते हैं, मैंने जवाब दिया। क्या आपके पास इस सफ़र के लिए पासपोर्ट वगैरह का बंदोबस्त है? उसने पूछा। नहीं, वहाँ जाकर बंदोबस्त करेंगे। क्यों? तुमने ये सवाल क्यों किया? कप्तान हंसने लगा, फिर बोला, ऐसे ही मालूम कर रहा था। ऐसी कुछ कंपनियां मेरे इल्म में हैं जो ये काम करती हैं। मैंने सोचा शायद मैं तुम्हारे काम आ जाऊं। यानी हमें पासपोर्ट वगैरह आसानी से मिल सकते हैं। दौलत चाहिए जनाब, दुनिया का कौन सा काम रुकता है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। अगर तुम हमारा ये काम करा दो
तो हम तुम्हें मुंह मांगी कीमत देंगे, लेकिन काम ऐसा हो कि किसी तरह फंसने का इम्कान न रहे, आरिफ ने कहा और कप्तान फिर हंसने लगा। दौलत से ही आदमी फंसता भी है और दौलत से ही निकल जाता है। जो काम तुम्हें करा के दूंगा इसमें ज़रा बराबर फंसने के इम्कानात नहीं होंगे, लेकिन मैं इस काम के $2000 लूँगा। किसी भी करेंसी में हो, रकम $2000 होगी। मुझे मंजूर है, आरिफ जल्दी से बोला। तब ठीक है, $1000 मेरे और 1000 मेरे बाकी साथियों के। पासपोर्ट की जो रकम होगी वो अलग से देना होगी, कप्तान ने कहा और आरिफ ने मंजूर कर लिया। मेरा दिल डूबा जा रहा था। आरिफ ही तो मेरा सहारा है, अगर रकम हासिल करने के चक्कर में वो फंस गया तो फिर मेरा क्या होगा? ये दुनिया मेरे लिए फिर तारीख हो जाएगी। मायूसी के अंधेरों में भटकने के बाद आरिफ के साथ ने उम्मीद की कुछ किरणें जगमगा दी थीं। अगर वो भी गुम हो गई तो? क्या सोच रहे हैं भाईजान? आरिफ ने मेरे चेहरे पर छाई हुई फिक्र की घटाओं को देखते हुए कहा। इतनी रकम का बंदोबस्त कहाँ से करोगे आरिफ? जाने क्या खर्च हो। क्या आप मेरे बैंकों से मुतमईन नहीं हैं भाईजान? आरिफ ने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं आरिफ, मैं मुतमईन नहीं हूँ। खुदा ना खास्ता कभी फंस गए तो मैं क्या करूँगा? तुम्हारे सहारे तो जिंदा हूँ। बड़े बोल से तौबा करता हूँ भाईजान, कम से कम इस सिलसिले में तो नहीं फंस सकता। मेरा उस्ताद भी मेरी सफाई का लोहा मानता था और मेरे हाथ से निकल जाने के बाद कफ़े अफसोस मलता रह गया था। फिर भी आरिफ, इसके अलावा हमारे पास और कोई जरिया नहीं है भाईजान, आरिफ ने होंठ सकोड़ कर कहा। आरिफ दुरुस्त ही कह रहा था, इसके अलावा और जरिया भी क्या था? मैं अकेला होता तो ये सब कुछ कभी नहीं कर सकता था। चुनाचे मैं खामोश हो गया। 2.5 दिन के सफ़र के बाद हम एक सुनसान साहिल पर पहुंच गए। इन लोगों ने जितना बड़ा जाल फैलाया था इसका जवाब नहीं था। साहिल से एक वैन लेकर हमें शहर आ गई और इस अजीमुशान शहर के खूबसूरत होटल में हम मुकीम हो गए। कप्तान ने तमाम जिम्मेदारी अपने सर ले ली थी। हम लोग सिर्फ होटल तक महदूद रहे। अलबत्ता आरिफ सिर्फ एक दिन होटल से बाहर गया और रात को 11 बजे जब वो होटल वापस आया तो उसके हाथ में एक चर्मी बैग था। उसने बैग मेरे सामने खोल दिया और मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो बैग नोटों से भरा हुआ था। क्या तुमने किसी बैंक में डाका डाला है आरिफ? नहीं भाईजान, हालात ऐसे हैं कि मैं कोई खतरा का काम नहीं कर सकता। आज एक दूसरे उस्ताद का नाम लेकर काम शुरू किया था। एक बड़े का पर्स उड़ाया, इसमें $4000 के नोट थे। इन्हें लेकर एक जुए खाने में गया। बड़े पैमाने पर जुआ हो रहा था भाईजान, और मज़े की बात यह है कि लोग बड़ी ईमानदारी से ये जुआ खेलते हैं। सीधे लोग थे बेचारे। उन्होंने मेरे बेतहाशा जीतने पर भी ये न सोचा कि मैं कार्ड लगा रहा हूँ। जुए खाने के बैंक मैनेजर ने मुझे गोटों के एवज रकम देते हुए ज़बरदस्त मुबारकबाद दी थी। वैसे इस शहर में ही रकम जीतना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। गोया तुम शार्पिंग भी कर लेते हो, मैंने से घूरते हुए कहा, और आरिफ शरारत आमेज अंदाज में मुस्कुराने लगा। दूसरे दिन 8 बजे कप्तान मेरे पास आया। उसके होठों पर मुस्कुराहट थी। सब लोग मेरे साथ चलो, तस्वीरें लेना है। बाकी बातचीत हो गई है। $5000 खर्च होंगे, 2000 मेरे, गोया कुल $7000। काम ऐसा है कि कोई खटका ही नहीं रहेगा। ठीक है, काम होना चाहिए, मेरी बजाय आरिफ ने कहा, और हम सब उसके साथ चल पड़े। चौथे दिन कप्तान ने हमारे पासपोर्ट हमारे हवाले कर दिए और रकम लेकर चलता बना। फिर कभी ज़रूरत पड़े तो मुझे याद रखना, हर काम चुटकियों में करा दूंगा, उसने चलते चलते कहा था। पासपोर्ट हमें मिल गए थे। हमारे लिए तो एक एक पल भारी था। हमने हर जगह ज़्यादा से ज़्यादा रकम खर्च करके काम कराया। लड़कियों के एक जहाज़ से इनके वतन के टिकट बनवाए। सवार होते वक्त उन्होंने खुलूस से दिल से हमें दुआएं दी और कहा था कि हमारी मुरादें पूरी हों। उन्हें रवाना करने के बाद एक तैयारे से हम भी चल पड़े। तैयारा बराह रास्त काबुल नहीं जाता था, एक दूसरे मुल्क से हमें तैयारा बदलना था। बहरहाल पासपोर्ट बिल्कुल दुरुस्त थे, हमें इस सिलसिले में कोई दुश्वारी ना हुई और 5वें दिन हम काबुल पहुंच गए। यहाँ बिल्कुल अजनबी थे, लेकिन हमारे पास काफ़ी फॉरेन एक्सचेंज मौजूद था और दौलत की कुव्वत तमाम अजनबियत दूर कर देती है। एक आला दर्जे के होटल में हमने क़याम किया। रात हो चुकी थी, इसलिए बिन फुरकान की तलाश का काम हमने दूसरे दिन पर मुलतवी कर दिया। वैसे रात गए तक हम इसे तलाश करने का प्रोग्राम बनाते रहे थे। इतने बड़े शहर में किसी ऐसे आदमी को तलाश कर लेना कोई मामूली काम नहीं था। और फिर बिन फुरकान तो एक जुराइम पेशा शख्स था। अगर कोई आम आदमी होता तो इसके हुसूल के लिए कोई दुश्वारी पेश न आती, लेकिन बिन फुरकान। लेकिन जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि आरिफ एक ज़हीन तरीन इंसान था। अपनी जहानत से काम लेते हुए उसने यहाँ भी बिल्कुल नए अंदाज से काम किया। उसने यहाँ के तमाम रोज़नामों में एक शर्त इश्तहार निकलवाया
इश्तहार का मजमून ये था, गुमशुदा भाई की तलाश। बिन फुरकान, जिसके बारे में इत्तला मिली है कि वो यहाँ मौजूद है, जहाँ कहीं भी हो, होटल तुगलक के कमरा नंबर 48 में पहुँच जाए। इसके 2 भाई इसकी तलाश में यहाँ आए हैं। इस इश्तहार के अलावा आरिफ ने ऐसी जगहों पर उसकी तलाश शुरू कर दी जो जुराइम पेशा अफराद का गढ़ थी। ऐसी जगहों पर तो बिन फुरकान ना मिला, लेकिन इश्तहार वाली तरकीब कामयाब रही। मुसलसल 3 रोज से इश्तहार छप रहा था। तीसरे रोज रात को किसी ने हमारे कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। मैंने जल्दी से दरवाज़ा खोल दिया। एक आदमी ओवरकोट पहने, कॉलर चढ़ाए खड़ा था। मिस्टर आरिफ यहाँ रहते हैं? हाँ हाँ, अंदर आ जाइए, मैंने इखलाक से कहा, हालांकि मेरा दिल धड़ धड़ कर रहा था। मैं आपके गुमशुदा भाई के सिलसिले में यहाँ आया हूँ। हम समझ गए, अंदर तशरीफ़ ले आइए, मैंने कहा, और वो अंदर आ गया। उसका हाथ ओवरकोट की जेब में था और यकीनन इसमें पिस्टल मौजूद होगा। मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया। वो भी संभल कर बैठ गया। आने वाले का चेहरा अभी तक फ्लैट हेड के नीचे पोशीदा था। क्या उम्र थी आपके भाई की? उसने सरसराते हुए लहजे में पूछा। हम उम्र का तयन नहीं कर सकते। वैसे अगर तुम बिन फुरकान हो तो हमें तुम्हारी तलाश थी, आरिफ ने संजीदगी से कहा। क्यों? उसने पुरस्कार अंदाज में पूछा। हम इस जजीरे से आ रहे हैं जहाँ तुम माल फरोख्त करते हो। कौन सा माल? लड़कियाँ। बहरहाल इस जिक्र को छोड़ो, हमें एक लड़की की तलाश है। अगर तुम सिर्फ इसका पता बता दो तो हम तुम्हें इतनी ही कीमत मजीद देंगे जितनी में तुमने उसे फरोख्त किया है। क्या बकवास कर रहे हो? कैसी लड़कियाँ? कौन सा जजीरा? शायद तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है। मैं तुमसे तुम्हारे इश्तहार के बारे में गुफ्तगू करने आया था और तुमने ये बेतुकी गुफ्तगू शुरू कर दी, आने वाले ने झिल्लाते हुए कहा। तब तुम हमारे मतलूबा आदमी नहीं हो सकते। जाओ, हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। और अगर तुम वही हो और बन रहे हो तो यकीन करो या ना करो। आरिफ ने चरमी बैग उठाया जिसमें अब भी काफ़ी नोट मौजूद थे, जिसे आरिफ ने बड़ी सफाई से निकाल लिया था। उसने बैग खोलकर उसके सामने कर दिया और बोला, इसमें से कम आधी गड्डियाँ तुम्हारी हो सकती हैं। उसने फ्लैट हेड ऊंचा करके चारों तरफ देखा और फिर धीमे लहजे में बोला, तुम में से एक को मेरे साथ चलना होगा। कहाँ? बिन फुरकान के पास। मैं इसका नुमाइंदा हूँ। वो कहाँ है? आरिफ ने जल्दी से पूछा। एक मकामी होटल में मुकीम है, मैं खुद तुम्हें उसके पास ले चलूँगा। मैं इनके साथ जा रहा हूँ भाईजान, आप मेरा इंतज़ार करें, आरिफ खड़ा होते हुए बोला। नहीं आरिफ, हम दोनों ही चलेंगे। अगर बिन फुरकान से बात हो जाती है तो इसी वक्त मामला तय कर लेंगे, मैंने कहा, और आरिफ हिचकिचाते हुए अंदाज में मेरी शक्ल देखने लगा। मैंने इस शख्स की मौजूदगी को नज़रअंदाज करते हुए कहा, इस रकम की फ़िक्र मत करो, दौलत से हमें कोई दिलचस्पी नहीं है। हम इसे साथ ले चलेंगे। अव्वल तो हम मोम के बने हुए नहीं हैं और दोयम हम खुद ये रकम बिन फुरकान को दे रहे हैं, चुनांचे इसकी फ़िक्र करना बेसूद है। ठीक है, आरिफ ने गहरी सांस लेकर कहा, और हम दोनों ने लिबास तब्दील कर लिया, नोटों की गड्डियाँ निकालकर जेब में ठूसी और तैयार होकर नौवारिद के साथ चल पड़े। नीचे इसकी कार मौजूद थी। हम दोनों पिछली नशिस्त पर बैठ गए और इसने स्टीयरिंग संभाल लिया। कार आगे बढ़ गई। मैं खुद भी इस सिलसिले में अपनी जल्दबाजी को महसूस कर रहा था। मुमकिन है वो शख्स रकम के लालच में हमें कहीं ले जा रहा हो। हमारे पास पिस्टल वगैरह भी नहीं था। ऐसी हालत में हम बासानी चोट खा सकते थे, लेकिन अब इस सिलसिले में सोचना बेकार था। मैं तो खुद को हालात के धारे पर छोड़ चुका था, लेकिन आरिफ का मसला था, न जाने उसके ख्यालात क्या हों। कार दौड़ती रही और इसी रफ्तार से मेरा जहन भी दौड़ता रहा, यहाँ तक कि कार एक खूबसूरत होटल के लान में दाखिल हो गई। पार्किंग में कार खड़ी करके उसने हमें नीचे उतरने के लिए कहा और फिर हमारे आगे आगे चलता हुआ होटल के उस हिस्से की तरफ बढ़ गया जहाँ लिफ्ट लगी हुई थी। लिफ्ट ने हमें तीसरी मंजिल पर छोड़ दिया। एक राहदारी में चंद कदम चलकर हम तीनों एक कमरे के सामने रुक गए। इस शख्स ने दरवाजे पर दस्तक दी। दस्तक देने का अंदाज मखसूस था। चंद साथ के बाद दरवाज़ा खुल गया। दरवाज़ा खोलने वाला अरबी लिबास में मलबूस था। उसने हम दोनों को गौर से देखा और फिर दरवाजे से हट गया। हम कमरे में पहुंच गए। आला दर्जे के फर्नीचर से आराज तक कमरे के ऐन दरमियान पड़े हुए सोफे पर एक शख्स बैठा हुआ था, एक भारी भरकम अरब जिसकी जिसामत किसी देव से कम नहीं थी। स्याह चेहरे पर स्याह दाढ़ी और बड़ी हुई मूछें बेहद खतरनाक लग रही थीं। यही बिन फुरकान था। हमें साथ लाने वाले ने अरबी में काफ़ी देर तक इससे गुफ्तगू की। इस दौरान में मैं और आरिफ खड़े ही रहे थे। आरिफ की आंखों के बदलते हुए रंग को मैंने देखा और आंखों ही आंखों में इसे जब्त करने का मशवरा दिया। जाहिर है बिन फुरकान ने शाहिदा को फरोख्त किया था। वही बहुत सी मासूम लड़कियों की ज़िंदगी तबाह करने का जिम्मेदार था। इसे देखकर गुस्सा आना लाजमी बात थी।
लेकिन इस वक्त हालात ऐसे थे कि खुद पर काबू रखना बेहद ज़रूरी था। बिन फुरकान से हमें शाहिदा का पता मालूम करना था। फिर बिन फुरकान हमें हमारी तरफ रुख करके अंग्रेज़ी में बोला, बैठ जाओ। हम दोनों खामोशी से बैठ गए। मैं अंग्रेज़ी में बोल सकता हूँ, अंग्रेज़ी में गुफ्तगू करो, तुम क्या चाहते हो? हम तुमसे एक लड़की के बारे में मालूमात हासिल करना चाहते हैं। पहले ये बताओ कि वो लड़की तुम्हारी अजीज़ थी? हाँ, बहुत अजीज़, मैंने हसरत से कहा। ठीक है, वो कौन थी, कहाँ थी और तुम्हें कैसे शुबा हुआ कि वो कभी मेरे पास थी? पिछली बार तुम बम्बई गए थे, तुमने वहाँ एक हिंदू जिसका नाम दीपचंद था उससे उसे ख़रीदा था और वो मुसलमान लड़की थी, उसका नाम शाहिदा था। ठीक है, आगे कहो। वही हमारी मतलूबा लड़की है, वो हमारी बहन है और हम उसकी तलाश में मारे मारे फिर रहे हैं। तुम्हारी तलाश में हम दुबई गए, जहाँ से एक जजीरे पर जहाँ लड़कियाँ फ़रोख्त होती हैं, वहाँ से हमें पता चला कि तुम काबुल आए हो। चुनाचे हम वहाँ से यहाँ आ रहे हैं। खूब, बहुत खूब। बम्बई में तुम्हें मेरे बारे में किसने बताया? दीपचंद ने। ओह, ठीक है ठीक है। हाँ तो दोस्त, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। मैंने इसे अगवा तो नहीं किया था, किसी ने इसे मेरे हाथ फ़रोख्त किया, मैंने इसे थोड़े से मुनाफे से बेच दिया। बहरहाल अब तुम क्या चाहते हो? सिर्फ ये मालूम करना है कि इसे तुमने किसके हाथों फ़रोख्त किया था। सुनो बिन फुरकान, हम तुम्हें सिर्फ इसका पता बताने की इतनी कीमत दे सकते हैं जितने में तुमने इसे फ़रोख्त किया होगा, आरिफ ने कहा। वो अब तक इंतहाई चालाकी से गुफ्तगू करता रहा था और अपनी गुफ्तगू से उसने बिन फुरकान को किसी किस्म का शुबा भी नहीं होने दिया था। खूब, किसी चीज़ की कीमत अदा करना बहुत अच्छी बात है। हाँ तो दोस्त, तुम इसका पता बताने की क्या कीमत दे सकते हो? क्या मांगते हो? $5000, बिन फुरकान ने मुस्कुराते हुए कहा। मंजूर, आरिफ जल्दी से बोल पड़ा। एक सौदा और करो, इस दूसरे सौदे के साथ ही ये सौदा भी तय हो सकता है, बिन फुरकान ने कहा। इस खूंखार आदमी के चेहरे से ऐसी कराहियत हो रही थी कि दिल चाह रहा था कि इसकी बोटियां चबा डालें, लेकिन अफसोस हम दोनों ही ऐसा करने से मजबूर थे। हम इसकी मनु शक्ल सवालिया नज़रों से देख रहे थे। वो चंद मिनट सोचता रहा, फिर बोला, लड़की एक शेख ने ख़रीदी थी, बेपनाह दौलतमंद शेख है और मेरा मुस्तकिल गाहक, इसीलिए मुझे याद है, वरना न जाने कितने सौदे करता हूँ, कितने मुल्क के लोगों से वास्ता पड़ता है, सबको भूल जाता हूँ। हाँ तो मैं कह रहा था कि शेख मेरा पुराना वाकिफ़ है, मैं इसकी आदत भी जानता हूँ। जो चीज़ इसे पसंद आ जाए वो इसे हर कीमत पर ख़रीद लेता है और फिर दुनिया की कोई ताकत वो चीज़ इससे हासिल नहीं कर सकती। वो लड़की, मेरा मतलब है तुम्हारी बहन से है, उसने बड़े शौक़ से ख़रीदी थी। मुझे यकीन है कि वो इसे बासानी वापस करने पर कभी तैयार ना होगा। इसे सिर्फ मैं ही उससे हासिल कर सकता हूँ, सिर्फ मैं इसे ही पट्टी पढ़ाऊँगा कि वो इस लड़की को वापस देने पे तैयार हो जाए। उसने इसे वापस ना किया तो जिस तरह दूसरी लड़कियां आसानी से मेरे कब्ज़े में आ जाती हैं, इसी तरह वो लड़की भी दोबारा मेरे पास आ सकती है। क्या ख्याल है? ठीक है, वो लड़की हमें दिला दो। $15,000 मज़ीद देने होंगे। इसका क्या ख्याल है? कुल हुए $20,000। मेरा ख्याल है एक बहन की ये कीमत ज़्यादा नहीं है। हमें क्या करना होगा? सिर्फ 3 दिन इंतज़ार, मेरा काम ख़त्म हो चुका है। तीसरे दिन हम खुशकी के रास्ते यहाँ से ईरान निकल चलेंगे और फिर वहाँ से वापस इस जगह जहाँ तुम्हारी बहन मौजूद है। पहले मैं तुम्हारी बहन को हासिल करके तुम्हारे हवाले कर दूँगा और इसके बाद अपना दूसरा काम करूँगा। ठीक है शेख, ये गड्डियाँ संभालो और गिनो कितनी हैं, आरिफ ने कहा और जेब से नोटों की गड्डियाँ निकालते हुए मुझे भी इशारा किया और मैंने भी नोट निकालकर बिन फुरकान के सामने ढेर कर दिए। $13,000 थे, बाकी रहे 7,000। इनके लिए आरिफ ज़्यादा फिक्रमंद नहीं था। $7,000 के अलावा 5,000 हमारी तरफ से बिन फुरकान, काम होते ही ये रकम अदा कर दी जाएगी। सौदा मंजूर, बिन फुरकान ने नोट समेटते हुए कहा और फिर गड्डियाँ एक तरफ रखकर हमारी तरफ हाथ बढ़ाया। बिन फुरकान ऐसे लोगों के लिए दिलो जान से काम करता है जो इस पर एतबार करते हैं। आज से तुम इसके मेहमान हो, तुम्हारा सामान यहाँ मंगवा लिया जाएगा। शायद ये सुनकर तुम्हें खुशी हो कि ये होटल भी तुम्हारे खादिम ही का है। दुनिया के बेशतर मुल्कों में मेरे ऐसे ही होटल मौजूद हैं, ये मेरे पेशे में बड़ी मदद देते हैं। मैं खामोश रहा, लेकिन आरिफ बिन फुरकान से मैं बहुत दिलचस्पी ले रहा था। वो काफ़ी देर तक बिन फुरकान से गुफ्तगू करता रहा। बहरहाल इस ख़तरनाक आदमी से आरिफ की खासी दोस्ती हो गई। बिन फुरकान ने इसी होटल में हमारे लिए एक कमरा खाली करवाया और हम इसमें मुकीम हो गए। आरिफ को न जाने क्या हो गया था कि वो बिन फुरकान के साथ ही लगा रहता। दूसरे दिन उसने मुझे बताया कि उसने बिन फुरकान के बारे में बहुत सी मालूमात हासिल कर ली हैं। इसे ये भी पता चल गया कि बिन फुरकान लड़कियां किस तरह हासिल करता है।
उसने बताया कि खूबसूरत लड़कियां बिन फुरकान के होटल आती हैं। एक ऐसी जगह है होटल में जहां से हाल पर निगाह रखी जा सकती है। बिन फुरकान वहीं से अपने शिकार का इंतखाब कर लेता है और किसी न किसी तरह लड़की को मुंतखब करके उसको अगवा करवा लेता है या किसी दूसरे जरिए से हासिल कर लेता है और उसे ले जाकर फरोख्त कर देता है। तीसरे दिन बिन फुरकान ने हमको तैयार रहने के लिए कहा और फिर रात को 8 बजे के करीब एक कार हमें लेकर चल पड़ी। एक दूर दराज और वीरान इलाके में हम 2 जीपों और एक ट्रक के करीब उतर गए। जीप में बिन फुरकान मौजूद था। उसने आरिफ को अपने करीब जगह दी। आरिफ इससे बहुत घुल मिल गया था। बहरहाल ये काफिला तारीकी में चल पड़ा। नाहमवार और ख़तरनाक रास्ता तय करके सुबह के करीब एक इलाके में हम पहुंच गए जहां बिन फुरकान के बहुत से साथी इससे जुदा हो गए। ट्रक से 3 लड़कियों को आता और इस जीप में ठूस दिया गया जिसमें बिन फुरकान मौजूद था। बिन फुरकान के दूसरे साथी दूसरी जीप में थे। अलबत्ता वो ट्रक वापस हो गया था। अब हम सरहद पार कर रहे थे। बिन फुरकान ने सरगोशी के अंदाज में बताया, गो हमारा रास्ता मखसूस है लेकिन फिर भी खतरनाक है क्योंकि बाएं तरफ की पहाड़ियों पर फौज मौजूद है। हम दोनों खामोश रहे। तकरीबन 3 मील चलने के बाद जीपें एक सुरंग में दाखिल हो गईं तो बिन फुरकान ने सुकून की सांस ली। अब खतरा टल गया है, उसने बुड़बुड़ाने वाले अंदाज में कहा। सुरंग से निकलने के बाद जीप की रफ्तार तेज हो गई। वो रास्ता अब भी नाहमवार रास्ता था लेकिन अब वो लोग बेफिक्र हो गए थे। हमने अभी तक तारीकी में सफ़र किया था इसलिए इन मजलूम लड़कियों को भी नहीं देख सकते थे जिन्हें अगवा करके लाया गया था और जीप में ठूस दिया गया था। सफ़र जारी रहा। फिर दूर से किसी बस्ती के आसार नज़र आए। रोशनियां टिमटिमा रही थीं लेकिन चंद ही मिनट के बाद मैंने महसूस किया कि वो बस्ती से कतरा कर गुजर रहे हैं और फिर सुपेदा शहर नमूदार होने लगा। सूरज की पहली किरण के साथ ही हमें बुलंद व बाला इमारतें नजर आने लगीं, गोया हम किसी बड़े शहर के करीब पहुंच गए थे। ठीक 7 बजे हम शहर में दाखिल हो गए। जीपों की रफ्तार तेज थी और बिन फुरकान बहुत मोहतात नजर आ रहा था। शायद वो रोशनी से कब यहाँ पहुँच जाना चाहता था लेकिन देर हो गई थी। लेकिन शहर में दाखिल होकर ज़्यादा सफ़र न करना पड़ा। एक खूबसूरत इमारत जिस पर एक होटल का नियॉन साइन लगा हुआ था उसमें जीपें दाखिल हो गईं और इमारत के अक़ब में रुक गईं। फ़ौरन ही 10-12 आदमी दौड़ पड़े। उन्होंने सबसे पहले लड़कियों को उतारकर अंदर पहुंचाया जो सियाह बुर्क़ों में मलबूस थीं और जिनकी शक्लें ढकी हुई थीं। फिर बिन फुरकान दूसरे आदमी के साथ होटल की तरफ बढ़ गया। हम सब के लिए आन की आन में होटल में आला इंतज़ाम कर दिया गया। नाश्ता हमारे कमरों में आ गया और नाश्ता करते हुए मैंने आरिफ से पूछा, अब तुम्हारा क्या प्रोग्राम है आरिफ? मेरी समझ में नहीं आता कि तुम बिन फुरकान से इतने घुल मिल क्यों गए हो। मेरा जुमला पूरा होते ही आरिफ ने होठों पर उंगली रखकर मुझे खामोश करा दिया और मेरे कान के करीब मुंह करके बोला, ये बात ना भूलें भाईजान कि ये होटल बिन फुरकान के ही हैं। ओह, मैं खामोश हो गया और इसके बाद मैंने आरिफ से इस मौजू पर कोई बात नहीं की। वो दिन हमने सुकून से गुजारा, हम इसे सुकून ही कह सकते थे लेकिन हमारे दिल तो शाहिदा के लिए मुस्तरब थे। फिर बिन फुरकान जैसे ख़तरनाक आदमी पर हमें भरोसा भी नहीं था। दोपहर को बिन फुरकान का एक आदमी अपने साथ खाना लेकर आया और उसने मुझसे कहा, बिन फुरकान का हुक्म है कि आप लोग भी अपने कमरे से बाहर कदम न रखें। ये कैद सिर्फ आज के लिए है, शायद कुछ ख़तरनाक हालात पैदा हो गए हैं। ठीक है, हमने कहा और फिर रात गए तक मैं और आरिफ गुफ्तगू करते रहे मुख्तलिफ मौज़ूआत पर। रात को ठीक 1 बजे हम दोनों अपने अपने तौर पर सोने की तैयारी कर रहे थे कि हमारे कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई और हम उछल पड़े। कौन है? मैंने पूछा। दरवाज़ा खोलो, एक जानी पहचानी आवाज़ सुनाई दी। ये बिन फुरकान का आदमी था। मैंने जल्दी से दरवाज़ा खोल दिया। सिर्फ चंद मिनट में तैयार हो जाओ, हम चल रहे हैं। आरिफ ने एक लफ्ज़ भी न कहा और खामोशी से लिबास पहनने लगा। बिन फुरकान के दूसरे आदमी शायद जा चुके थे। नीचे खड़ी हुई गाड़ी में सिर्फ हम दोनों थे या वो शख्स जो हमें बुलाने आया था। चौथा आदमी ड्राइवर था। हम लोग चल पड़े। कार की तमाम रोशनियां बुझी हुई थीं। हमें नहीं मालूम था कि हम कहाँ जा रहे हैं लेकिन अब इस बारे में तो सोचना ही फजूल था। 20 मिनट के काफ़ी तेज़ रफ्तारी से सफ़र के बाद कार एक ऐसे इलाके में ठहर गई जहाँ रोशनी नहीं थी। दूर दूर तक सन्नाटे का राज था और इस सन्नाटे को पानी के हल्के से शोर जख्मी कर रहा था। शायद कोई समंदर करीब था। मेरा अंदाज़ा दुरुस्त निकला। समंदर की आवाज़ अब वाज़ेह हो गई थी और फिर साहिल नज़र आने लगा। यहाँ तारों की छाँव में बहुत से साए नज़र आ रहे थे। थोड़े फासले पर एक स्टीमर लांच खड़ी थी
एक छोटी सी माहीगीरी की कश्ती हम तीनों को लॉन्च तक ले गई। यहाँ हमने बिन फुरकान को देखा जो कुछ लोगों से गुफ्तगू कर रहा था। उसने हमें कोई लिफ्ट न दी और हमें लॉन्च के सामने के हिस्से में पहुंचा दिया गया। यहीं वो तीनों लड़कियां भी सहमी हुई बैठी थीं जिन्हें अब बुर्कों से आज़ाद कर दिया गया था। गो इनकी शक्लें साफ नहीं नजर आ रही थी, लेकिन इनका सहमा सहमा सा अंदाज साफ महसूस किया जा सकता था। लेकिन फिलहाल हम इन बेचारियों के लिए कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि हम तो खुद भी मजबूर थे। लॉन्च खुसूसी किस्म की थी, वो तेज़ रफ्तारी से सफ़र करती रही। फिर रात के किसी हिस्से में बिन फुरकान हमारे पास आया। इसके होठों पर मुस्कुराहट और आवाज़ में चहकार थी। क्यों दोस्तों, कोई तकलीफ तो नहीं है? बेआरामी ज़रूर है, लेकिन कल दिन भर हम आराम करेंगे, उसने कहा, और हमने अंदाज़ा लगा लिया कि कल सुबह तक हम किसी खुशकी पर पहुंच जाएंगे। और यही हुआ। जब लॉन्च किसी साइड से जा लगी, इस बार किसी भरी पूरी जगह पर हम उतरे थे जहाँ बिन फुरकान के बहुत से शनासा मौजूद थे। हम सबको हाथों हाथ लिया गया और फिर हम काफिले की शक्ल में एक तरफ चल पड़े। तीनों लड़कियां गम से निढाल थीं। वो बेहद खूबसूरत थीं, लेकिन इनके चेहरे खौफ और सदमे से सफ़ेद हो गए थे। वीरान आंखों में दहशत के अलावा और कोई तासुर नहीं था। मैंने इनकी तरफ से आंखें फेर लीं। मुबादा मैं जोश जुनून में कोई ऐसी हरकत न कर बैठूं जो मुझे शाहिदा से दूर कर दे। चुनांचे मैंने सब कुछ बर्दाश्त कर लिया। आरिफ मुझसे ज़्यादा गर्म खून रखता था, लेकिन वो अपने चेहरे को लाताल्लुक बनाए बैठा रहा। इस बार हमारा क़याम किसी होटल या सराय में नहीं था, बल्कि एक खुश्क जगह खेमे लगाए गए थे और इन खेमों में से एक में लड़कियों को मुंतकिल कर दिया गया। एक में हम और बाकी दूसरे खेमों में बिन फुरकान और उसके साथी थे। दोपहर तक बिन फुरकान से मुलाकात ना हुई, लेकिन 2 बजे के बाद वो हमारे खेमे में आ गया। इत्तेफाक से दोस्तों, ईरान के प्रोग्राम में कुछ तब्दीली हो गई। पहले मुझे इन लड़कियों को ठिकाने लगाने जाना था, लेकिन मुझे इत्तला मिली कि जिस रास्ते से हमें जाना है वो ख़तरनाक हो गया है। जब तक वो साफ़ न हो जाए हमें वहाँ से नहीं गुजरना चाहिए। चुनांचे मैं इस तरफ आ निकला और ये जगह तुम्हारी मतलूबा जगह है। क्या मतलब? आरिफ ने चौंक कर पूछा। इत्तेफाक से दोस्तों, ईरान के प्रोग्राम में कुछ तब्दीली हो गई। पहले मुझे इन लड़कियों को ठिकाने लगाने जाना था, लेकिन मुझे इत्तला मिली कि जिस रास्ते से हमें जाना है वो ख़तरनाक हो गया है। जब तक वो साफ़ न हो जाए हमें वहाँ से नहीं गुजरना चाहिए। चुनांचे मैं इस तरफ आ निकला और ये जगह तुम्हारी मतलूबा जगह भी है। क्या मतलब? आरिफ ने चौंक कर पूछा। इसी इलाके में शेखुल इबाद रहता है। वो यहाँ के एक बहुत बड़े हिस्से का मालिक है। जुनूबी साहिल पर इसका ठेका है और इसके आदमी वहाँ माहीगीरी करते हैं। इसी शेख ने तुम्हारी बहन को मुझसे ख़रीदा था।